हेलो एवरीवन, मैं रवि पांडे आप सारे साथियों का वार्म वेलकम करता हूं। आई होप सारे साथी मस्त होंगे। प्यारे साथियों, क्या आपने ऐसे वर्ड्स देखे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, मी, माइन, हिज, हिमसेल्फ? आखिर ये शब्द होते क्या हैं? इन्हें हम बेसिकली प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आखिर प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, प्रोनाउन को कैसे पहचाने, इसके क्या रूल्स होंगे, इसके क्या कॉन्सेप्ट होंगे जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, जो एरर डिडक्शंस के रूप में क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, आखिर प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ पर किस किस पोजीशंस पर यूज़ करते हैं, आखिर इसका फंक्शन क्या होता है। ये सारी बातें आज की हम प्यारी सी क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथी। बात करें प्यारे साथी, प्रोनाउन जो हमारा होता है, प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो प्लस नाउन। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें प्यारे साथी, अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है। प्रो की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे साथी? इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है की जगह पर, और नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन मतलब होता है नेम। मतलब नेम की जगह पर जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो इसीलिए हमारा ये डेफिनेशन बन करके क्या आया? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी संज्ञा की जगह पर प्रयोग होगा। मतलब संज्ञा, मतलब नाउन की अगर बात करें तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। अगर बात करें प्रोनाउन की फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है ये कहाँ होता है यूज? अगर बात करें मेरे प्यारे साथी, ये कहाँ यूज होता है? तो प्यारे साथी ये यूज होता है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की जगह यूज होता है। तो आप बेसिकली इसको कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, राम इज अ स्टूडेंट। अब देखिए राम के लिए ही मैंने एक शब्द यूज किया ही। अब देखिए ये एक सेंटेंस है कि नहीं, बोलो सारे साथी बोलो। यस, ये हमारा एक सेंटेंस है और सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर ही यूज हुआ है। और अगर बात करें राम, यहाँ पर क्या है? नाउन है, और नाउन की जगह पर हमने ये शब्द यूज किया, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। नाउन के रिपीटेशन को, नाउन के बारे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो बार बार उस बच्चे का नाम नहीं लेंगे ना, उसकी जगह पर ही का यूज करेंगे या ई या सी का यूज करेंगे, है ना। तो ये जैसे सीता इज अ डांसर। अब सीता क्या है? नाउन है। सीता क्या है? नाउन है। और सी क्या है? डांसर है। मतलब आपको क्या याद रखना है प्यारे साथी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रोनाउन होता है ये किसका काम कर सकता है? सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, और यही काम हमारा कौन करता है? नाउन भी करता है। और यही हमारा काम कौन करता है? प्रोनाउन भी करता है। मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि नाउन बड़का भैया है और प्रोनाउन क्या है? छोटका भैया है। समझ गए कि नहीं? मतलब जब बड़का भैया कहीं चले गए तो उनकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? छोटे वाले भाई की हो जाएगी। छोटे वाले भाई की होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं, सब कुछ देख रेख करने के लिए। तो बिल्कुल, मतलब आपने समझ लिया कि संज्ञा जो होता है, जिसे नाउन कहते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आता है या ऑब्जेक्ट की जगह आता है। और प्रोनाउन भी हमारा क्या काम करता है? या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। ये पार्ट्स ऑफ इस बीच में इसके फंक्शन है, ठीक है। ये काम आखिर करता क्या है, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, नाउन के बारे में मैंने लिखा, ठीक है, और प्रोनाउन के बारे में मैंने लिखा, ओके। अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, ये काम क्या करता है, और इसके फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या काम करता है। तो जैसे आपने देखा कि राम जो है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल दैट राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम मेरा एक
जिगरी दोस्त है, ठीक है। राम मेरा क्या है, एक जिगरी दोस्त है। तो राम यहाँ पर प्यारे साथी क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो राम यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट की जगह क्या है, अगर बात करें तो राम यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है कि नहीं, बोलो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट नाउन का काम करे दैट इज कॉल्ड नाउन, वो हमारा नाउन होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पर लिख दूं ही इज क्या, हाँ ही इज, ठीक है, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अगर प्यारे साथी यहाँ पर मैंने कहा कि ही यहाँ पर क्या है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो आपने ही लिखा है ये राम के ही तो लिए लिखा गया है, इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। तो इन प्लेस ऑफ नाउन ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो मतलब आपने क्या देखा, फंक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, और किसका काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। सेम हमारा प्रोनाउन भी होगा, ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो। तो आपने समझ लिया कि आखिर प्रोनाउन जो काम करेगा वही काम नाउन भी करेगा, और जो नाउन काम करेगा वही काम प्रोनाउन करेगा, लेकिन वर्ड्स अलग हैं, है ना। मतलब ये है कि संज्ञा की जगह पर जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो देयर आर 10, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 10 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। 10 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इसमें जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, पजेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, एम्फेटिक होता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, इंडेफिनिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रेसिप्रोकल होता है, रिलेटिव, इंटरोगेटिव। तो ये हमारे 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं इन्हें हिंदी की बात करूँ तो पर्सनल का मतलब होता है पुरुषवाचक, इसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ हो, है ना, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, अधिकारवाचक, इसे हम क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक बोलते हैं, जो पोजीशन दिखाए। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में माइन, है ना, योर्स, ये है ना। अगर बात करें इसमें जैसे ही, सी, इट, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, जो कोई काम को खुद से करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, निजवाचक। इसे क्या बोलते हैं मेरे साथी, निजवाचक बोलते हैं। इम्फैटिक का मतलब होता है दृढ़तावाचक, दृढ़तावाचक, दृढ़ता का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, किसी काम को ज़बरदस्ती करवाना। मान लो कि तुम्हारा मन नहीं है काम करने का, लेकिन फिर भी तुमसे वो ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, तो वो क्या किया गया, इम्फेसाइज किया गया, ठीक है, क्या किया गया, इम्फेसाइज किया गया। तो प्यारे साथी ये हमारे होते हैं प्रोनाउन। अगर बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे साथी, संकेतवाचक, किसी को संकेत करना। जैसे मैंने कहा दिस इज़ माई पेन, है ना, दिस इज़ माई वॉच। ये इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चय का मतलब जिसका कोई निश्चित ना हो, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभागवाचक, इसे क्या कहते हैं, विभागवाचक, है ना। अगर बात करें रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्परवाचक, इसे परस्परवाचक बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब संबंधवाचक, इसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक। और इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने का काम करे, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे कितने होते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये हमारे 10 प्रकार के क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के प्यारे साथी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब इन्हीं 10 प्रकार के प्रोनाउंस को हमें समझना है, क्योंकि देखो ये आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होता है, आखिर प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है ना। अब आपसे इन्हीं 10 टाइप्स के प्रोनाउन से क्वेश्चंस बनाएगा कॉन्सेप्चुअल। आखिर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, है ना। अगर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा तो कैसे यूज़ होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो कैसे यूज़ होगा, ऐसे ही सेंटेंस बनाकर देगा एरर डिटेक्शंस के रूप में, और उसी में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है एरर। अब चलिए हम एक एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब के साथ पढ़ते हैं कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ये सारी बातें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अब बिल्कुल बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट्स को हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। प्यारे साथी, अगर बात करें, हमने जैसे आपको बताया
जैसे मैंने आपको बताया प्यारे साथी, ठीक है, यहाँ पर जैसे पहला आपका है क्या, पर्सनल प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होते कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो पर्सनल की बात करे। अब अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है आई वी दे यू ही सी इट, हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब अगर बात करें प्यारे साथी तो इंग्लिश ग्रामर में जो पर्सन होते हैं, ठीक है, देयर आर, बात करें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन पर्सन्स का यूज सबसे ज्यादा हम लोग जब नरेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसीलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर बात करें प्यारे साथी पर्सन की, तो एक हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा प्यारे साथी सेकेंड पर्सन, और एक होता है प्यारे साथी हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर है ना। अब फर्स्ट पर्सन होता क्या है, तो फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउंस होते हैं जो बोलने वाले होते हैं। क्या, जो बोलने वाले। अगर बात करें आई और वी, आई और वी हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और अगर बात करें आई हमारा सिंगुलर होता है, वी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जो स्पीकर होता है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं जो बोलने वाला होता है, स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, इसे आप बोल सकते हैं बोलने वाला। बोलने वाला जो भी व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, हम बोल रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन है ना, तो जो बोल रहा है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, उसे फर्स्ट पर्सन कहेंगे। और जो सुनने वाला है, जिस है ना, जो सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग मेरी बातों को कान लगा के सुन रहे हैं ना, यस है ना। तो यू जो होता है प्यारे साथी, यू हमारा क्या होता है, लिसनर होता है। अगर बात करें यू हमारा क्या होता है, लिसनर होता है, सुनने वाला, इसे हिंदी में कहते हैं सुनने वाला। सुनने वाला जो व्यक्ति सुन रहा है कान लगा के, वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और अगर बात करें प्यारे साथी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में आपका आता है ही सी इट दे, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अगर प्यारे साथी हम बात करें तो ही सी इट ये हमारे सिंगुलर होते हैं, और दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जिसके बारे में कोई बात किया जाए, मतलब ये क्या होते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन होते, नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, है ना, जो जिसके बारे में कोई बता दिया। जैसे मैंने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राघव है, बहुत अच्छा लड़का है। अब राघव तो है नहीं ना प्रेजेंट टाइम में, लेकिन मैं उसके बारे में बोल रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। तो ऐसे याद करो, जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, देखो डिस्टेंस से देखो समझ में आ जाएगा, पहले मैं, फिर तुम, फिर वह, ऐसे याद करोगे तो तीनों याद हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करता है भाई, है ना। पहले मैं, पहले हम, फिर तुम, फिर वे लोग, फिर वह, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ रही ना, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पर्सन भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही हो और वो सुन रहा हो। ओके, बात क्लियर हो गई ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, बात क्लियर हो गई मेरे साथी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। अब अगर बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर एक मैं चार्ट बना देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ जिससे सारे पर्सन क्लियर हो जाएंगे। तो एक चार्ट आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। ओके, मैं पूरा चार्ट बना ही देता हूँ, अब आपको समझा ही देता हूँ बेहतर तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, पजेसिव केस, पजेसिव, और ठीक है रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव केस। ये हमारे 4 प्रकार के क्या होते हैं, केस होते हैं। अब इनको मैं बेहतर तरीके से समझा दूं जिससे आपको पूरी बातें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, है ना। आखिर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस क्या, हर एक पॉइंट्स को बेहतर तरीके से आप समझते हुए चलेंगे तो बेहतर तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। अगर प्यारे साथी मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में आई होता है और वी होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, है ना। सेकेंड पर्सन में हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में मी आ जाएगा और अस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। पजेसिव में क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा, है ना, और ये अवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अवर्स। अगर बात करें तो माई सेल्फ हो जाएगा, क्या साथी, माई सेल्फ हो जाएगा और अवर सेल्व्स हो जाएगा। देखो अवर सेल्व्स लिखते हैं, अवर सेल्फ नहीं लिखते,
यहाँ पर यही ध्यान रहेगा, जहाँ पर प्लूरल आएगा वहाँ पर VES लगेगा और जहाँ पर सिंगुलर रहेगा SELF लगेगा। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए। क्लियर है ना, फर्स्ट पर्सन के हमारे ये क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। ये हमारे क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए। अगर बात करें सेकेंड पर्सन में, तो सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये एक्टिव पैसिव बनाने के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस जैसे आपने एक्टिव से पैसिव बनाया होगा तो आपने देखा होगा, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है ना, तो यू का यू ही रहेगा। अगर बात करें पजेसी में तो योर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। और ये योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों कंडीशन में यूज होता है। वो डिपेंड करेगा हम सब्जेक्ट कैसा मान रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। अगर बात करें थर्ड हमारा होता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में प्यारे साथी अगर बात करें, आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है और क्या आ जाता है, दे आ जाता है, ये आ जाता है ना। ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्लियर है ना, दे का देम हो जाएगा। अगर पजेसी में बात करें तो पजेसी में इसका हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा, पजेसिव इसका एक जैसा रहेगा और ये इट्स हो जाएगा। और अगर बात करें तो ये दियर हो जाएगा, THIR। ओके, अगर बात करें मेरे प्यारे साथी तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। ये हमारे इस तरह से क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह पर कैसे आते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर कैसे आते हैं और पोजीशन की जगह पर कैसे आएंगे और रिफ्लेक्सिव की जगह पर कैसे आएंगे। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई ना, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रोनाउन लेते हैं। अगला प्रोनाउन है जिसका नाम पजेसिव प्रोनाउन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है प्यारे साथी, अधिकार दिखाना का प्रयोग अधिकार जताने के लिए किया जाता है। इसमें माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और दियर्स। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव अलग होता है और प्रोनाउन अलग होता है। पजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करें तो ये माई होता है, हिज होता है, हर होता है, दियर होता है, ठीक है, क्या होता है, दियर होता है, योर होता है और अवर होता है। ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव का जो काम होता है, अगर फंक्शन की बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है, बिफोर नाउन आर प्रोनाउन। बिफोर नाउन आर प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जगह पर प्रयोग होने वाला, संज्ञा या सर्वनाम की जगह नहीं, संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो शब्द आते हैं वो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे दोनों में अंतर की अगर बात करें, दोनों को अंतर को अच्छे से समझ लेना तो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कहा दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में। मैंने अभी आपको जब प्रोनाउन बताया तो स्टार्टिंग में मैंने कई बार बात को रिपीट किया। क्या रिपीट किया कि प्रोनाउन हमेशा आएगा तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, यस। लेकिन प्रोनाउन और नाउन दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव जब भी आएगा तो अपने साथ नाउन लेकर के चलेगा। समझ रहे हो ना। तो यहां पर अगर बात करें प्यारे साथी, मैंने आपको बताया ये जो माइन शब्द यूज हुआ है ये किस जगह पर यूज हुआ है, बोलोगे गुरुजी ऑब्जेक्ट की जगह आया है। कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं, है ना। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल दैट, मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल दैट मैंने लिखा दिस इज माई कार। दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन सेंटेंस में आपने देखा कि माइन और माई अलग अलग यूज हुआ है। चेहरे एक जैसे हो सकते हैं लेकिन दोनों की थिंकिंग्स अलग हो सकती है, दोनों के विचार अलग से हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्यारे साथी, यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर कार क्या है, आप बोलेंगे गुरुजी नाउन है, बोलो ना, नाउन है। और नाउन के पहले ये आया है तो ये हमारा किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा कि नहीं, बताओ। तो माई यहां पर हमारा एडजेक्टिव है और माइन हमारा यहां पर क्या है,
प्रोनाउन है। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब एरर डिडक्शंस में क्वेश्चंस आता है तो हम अक्सर मिस कर देते हैं, फिर डाउट हो जाता है यार माई क्या हो सकता है, माइन क्या होगा, अवर क्या होता है, अवर्स क्या होता है, दियर क्या होता है, दियर्स क्या होता है ना। तो अब जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन्हीं चीजों को हमें बेहतर तरीके से समझना है। तो दिस कार इज माइन अगर लिखा है तो माइन यहां पर पजेसिव प्रोनाउन है, और सेंटेंस दूसरे की अगर बात करें दिस इज माई कार, तो माई यहां पर प्यारे साथी एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन है। बहुत सारे ऐसे लोग बता देते हैं कि प्रोनाउन है, नॉट, इट्स यूज, ठीक है, बिफोर ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये नाउन के पहले यूज हुआ है इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, दियर्स, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो निजता की बात करे। ओके अगर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम जिसमें हम लोग यूज करते हैं हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ, ये हमारे जो होते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्ड बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब जब कोई काम सब्जेक्ट करता है और उसका जो रिस्पॉन्ड मिलता है वो सब्जेक्ट पर ही मिलता है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे मैंने एक लिखा मेरे साथी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा राम डज हिज वर्क, ठीक है, हिमसेल्फ। राम अपना काम खुद करता है, राम अपना काम खुद करता है, मतलब उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है सपोर्ट लेने के लिए। तो प्यारे साथी यहां पर जो हिमसेल्फ यूज हुआ है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक चीज मैं आपको यह भी बताता हुआ चलूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन बोथ आर सीन इक्वल, दोनों दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन उनके सेंटेंस में यूज अलग अलग जगह पर होंगे। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है तो चेहरे एक जैसे, लेकिन जब सेंटेंस में यूज होंगे तभी हम क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट है, सॉरी आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फैटिक प्रोनाउन है। ठीक है, आपने यहां पर क्या देखा प्यारे साथी, मैं अगर आपसे पूछूं राम यहां पर क्या है, आप बोलेंगे गुरुजी ये सब्जेक्ट है, यही बोलोगे ना। डज क्या है, मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे सर ये वर्ब है। हिज वर्क क्या है, आप बोलेंगे गुरुजी ये ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद ये जो बचा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब आपने क्या देखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस में लास्ट में यूज हुआ है और ये वर्ब के बाद भी हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ये भी कंडीशन सही होगी। राम डज, ठीक है, हिमसेल्फ हिज वर्क, ये सेंटेंस अगर लिखा है तो ये भी सही है। मतलब आपको हमेशा क्या याद रखना है कि वर्ब के बाद ये आना चाहिए। अब वर्ब के बाद चाहे सब्जेक्ट की जगह, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह आया है या ऑब्जेक्ट के लास्ट में आए, दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो हिमसेल्फ है इसको भी हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों सही है, दोनों में कंफ्यूजन, ठीक है, हो सकता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब भी यूज होगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पर ये जो भी शब्द दिए हैं, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात क्लियर हो गई ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे हम लोग बढ़ते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। देखो चेहरे एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, बड़ा कंफ्यूज करता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि जब चीजें एक जैसी होती हैं तो उनका यूज फिर हम समझते हैं कि कहां पर किस कंडीशन में आएगा। और मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, कभी आप जीवन में नहीं भूलोगे। बस अपने साथी का साथ जरूर देना, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट्स आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। ये यहाँ पर ये सारे वर्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं ना, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि ये सारे शब्द एक जैसे दिखाई दिए और ये वाले भी शब्द एक जैसे दिखाई दिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम वाला ही ले लेते हैं, है ना, जैसे राम वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा राम हिमसेल्फ डज द वर्क।
राम हिमसेल्फ डज द वर्क। अब आपने क्या देखा साथी, अब बोलो, अब मैंने राम लिखा सबसे पहले, बोलो राम क्या है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट है ना। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, इसी को बोलेंगे हम एम्फैटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इसे क्या बोलेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, इसको हम एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलेंगे। डज द वर्क, अब आपने देखा ये डज हमारा क्या है, वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। बस इतना याद कर लेना मेरे साथी कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्फ वाले जो वर्ड होंगे इनको हम एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है और वर्ब के, ठीक है, बाद अगर कोई शब्द आया है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोनों में अंतर है, देखो कंफ्यूज कर सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होगा जो वर्ब के बाद आएगा, और एम्फैटिक प्रोनाउन वो होगा जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। समझ में आ गया है कि नहीं, बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं। दोनों के चेहरे एक है, लेकिन सेंटेंस ने क्लैरिफाई कर दिया कि हम कहां पर किसको क्या मानेंगे। क्लियर हुआ ना, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते मेरे लाल। अगले है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत करना, किसी को इंडिकेट करना, किसी को इंडिकेट करना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज माय फोन, ठीक है, तो दिस क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अच्छा एक चीज और बता दे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते भी हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब ये समझ लीजिए कि प्रोनाउन के आधे से लगभग आधे जो प्रोनाउंस होते हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की कंडीशंस बताएगी कि वो कहाँ यूज होगा। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो एडजेक्टिव होता है ये सदैव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बिफोर आता है। ये ना तो सब्जेक्ट की जगह आएगा ना तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। लेकिन प्रोनाउन का काम क्या होगा, इन प्लेस ऑफ यूज सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट, या तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। जैसे बात करें द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जो भी वर्ड यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दिस क्या है, यह नज़दीक की वस्तु के लिए अगर हम दिस का प्रयोग करते हैं तो ये पता है ना, जैसे दिस इज कैमरा, ठीक है, दिस इज, ठीक है, दिस इज माई वॉच। तो कोई वस्तु जब नज़दीक है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। वह, दैट के लिए वह एक वचन के लिए होता है, और ये कोई वस्तु दूर के लिए है। मैंने कहा दैट इज, ठीक है, दैट इज टेबल, दैट इज, ठीक है, माई हाउस। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। मतलब बोथ आर यूज इन सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बात करें मेरे प्यारे साथी दीज, ठीक है, और दोज। प्यारे साथी अगर हम बात करें दीज और दोज, तो दीज का प्रयोग भी क्या होता है, नजदीक के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि इसके से हमेशा वर्ब जो होती है प्लूरल आती है। अगर बात करें दोज, तो दोज भी हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा, लेकिन ये दूर की वस्तु के लिए यूज होगा। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये किसी भी सेंटेंस में जब भी यूज होंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी इनके साथ। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। तो कोई वस्तु अगर हम नज़दीक में रखते हैं तो वहाँ पर दिस और दीज का प्रयोग करेंगे, और दोज के लिए हम, और दैट के लिए हम दूर के लिए यूज करेंगे वस्तु को, है ना। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है, तो आपने क्या देखा कि दिस के बाद वर्ब आई है कि नहीं, बोलो साथी। दिस के बाद क्या आई है, वर्ब आई है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रोनाउन है। क्योंकि प्रोनाउन का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथी कि प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह आता है, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, वर्ब आती है ना। तो सिंपल सी बात है, दिस हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ओके, ऑल इज क्लियर। जैसे मैंने कहा दीज गर्ल्स इज सो नाइस, ये बच्चियां बहुत अच्छी हैं, ठीक है। हाँ, तो दीज गर्ल्स, अब दीज यहाँ पर देखो, हाँ यही समझना है। अगर मैंने कहा दीज गर्ल्स, ये जो लड़कियां हैं, ठीक है, आर सो नाइस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, आप बोलेंगे गुरुजी नाउन है, और नाउन के पहले दीज आया है, तो सिंपल सी बात है ये प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, इसी को फाइंड आउट करना था। तो गर्ल्स क्या है, नाउन है, और नाउन के बिफोर आया है, दैट इज कॉल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो जैसे समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, है ना, नथिंग, एनी वन, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा ऑल आर absent इन द क्लास, कक्षा में सभी अनुपस्थित हैं, ठीक है। तो ऑल यहां पर क्या है भाई? ऑल का मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना कितने बच्चे हैं, ये बता रहा है कि जितने हैं टोटल। ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ये किसकी जगह पर यूज हुआ है? सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। किसकी जगह यूज हुआ है? सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट की जगह जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम, विभागवाचक प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, इसमें जैसे आ का यूज होता है ईच, आइदर, नाइदर, है ना। ईच का प्रयोग कहाँ यूज होता है? प्रत्येक के लिए करते हैं। देखो एक चीज ध्यान देना, ईच जो वर्ड होता है प्यारे साथी, ठीक है, ये हमारा किसके लिए यूज होता है? 2+ के लिए करते हैं, 2 से अधिक के लिए, ठीक है। हम या ये भी कह सकते हो 2+। और अगर बात करें ईच और एवरी, एक वर्ड आता है एवरी, है ना। एवरी जो यूज होता है ये हमारा 2+, ठीक है, सॉरी 2+ के लिए यूज होता है और ओनली 2 के लिए यूज होता है। सॉरी, यहाँ पर ये ध्यान देना है, मैं आपको बता देता हूँ। ईच जो होता है प्यारे साथी, ये हमारा जो यूज होता है ये हमारा ओनली 2 के लिए यूज होता है। जब कोई 2 विद्यार्थियों के बीच की बात होगी तो वहां पर हम ईच का प्रयोग करेंगे, है ना। जहां पर एवरी, एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन जहां पर 2 से अधिक कितने भी हो ये नहीं पता है, वहां पर एवरी का यूज करेंगे। अगर बात करें आइदर, आइदर का मतलब 2 में से कोई एक, नाइदर का मतलब 2 में से कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईच ऑफ बॉयज इज इंटेलिजेंट, हर बच्चा क्या है? इंटेलिजेंट है। ओके, तो यहां पर ईच का है, ईच के बाद ईच ऑफ बॉयज अगर बात करें तो ये हमारा टोटल क्या है? सब्जेक्ट है। और ईच ही हमारा यहां पर क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, ठीक है। आइदर, आइदर यहां पर किसका यूज हुआ है? प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो आपने क्या जाना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है और एवरी भी होता है। लेकिन एवरी यहां पर क्या है? 2 से अधिक के लिए यूज करेंगे। और जहां पर केवल 2 हो, ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ईच का यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हिंदी में इसे परस्परवाचक क्या कहते हैं? परस्परवाचक, परस्परवाचक इसे सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसमें 2 ही शब्द आते हैं, ठीक है। इसमें कितने? ओनली 2 वर्ड ही आते हैं। इसमें ईच अदर आता है और वन एंड अदर, ईच अदर एंड वन अदर। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, ओनली फॉर 2। और अगर 2 से अधिक है तो यहाँ पर एक मतलब 2 के लिए, ठीक है, ओनली फॉर 2, 2 के लिए, ठीक है। हाँ, मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वन एंड अदर का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, फाइट ईच अदर, ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो आपने क्या देखा मेरे लल्ला? आपने क्या देखा? ईच और अदर किसके लिए यूज हुआ है? केवल 2 सब्जेक्ट है। तो 2 सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाएंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। बड़ा कंफ्यूज करता है, इससे बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ईच अदर का प्रयोग हम 2 के लिए करेंगे। और अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा बना दिया, ठीक है, जैसे मैंने कहा ऑल द बॉयज of school fight one another, one and अदर, मतलब जितने भी कक्षा स्कूल के लड़के हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल के लड़के हैं वो सब आपस में लड़ने लगे। तो भैया ये बताओ कितने बच्चे होंगे? भाई 2 से तो अधिक होंगे। अब 2 से अधिक 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, है ना। तो सब भी ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया? 2 से अधिक के लिए हमने क्या आपको बताया कि वन एंड अदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑल द बॉय, ठीक है, ऑल द बॉयज़ ऑफ स्कूल, विद्यालय के सभी बच्चे जो है आपस में लड़ने लगे।
तो वन एंड अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां पर दो से अधिक वस्तुओं के बीच की बात होगी, और जहां पर केवल दो है, फिक्स है, वहां पर हम कंडीशन में क्या लगाएंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं ना, तो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट तथा दैट, ये हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये संबंध दिखाते हैं। अब हम जानते हैं कि अब हम पहचाने कि कहाँ पर हु का प्रयोग किस कंडीशन में होगा, दैट का प्रयोग कहाँ पर होगा, हुम का प्रयोग कहाँ होगा, विच का प्रयोग कहाँ होगा। तो नोट करके ये समझना है कि हु, हुम तथा हुज का प्रयोग व्यक्तियों और बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग और हुज का प्रयोग ये किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए किया जाता है, या एनिमल्स के लिए, है ना। कोई बड़े जानवर है, बड़े जानवर जैसे लॉयन हो गया, है ना, टाइगर हो गया और एलिफेंट हो गया, इन जानवरों के लिए हम किसका यूज करेंगे? हु, हुम, हुज, है ना। विच का प्रयोग हम किसका प्रयोग है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। विच का प्रयोग जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए यूज कर, जैसे बोलते हैं ना विच सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, तो विच क्या है? नॉन लिविंग। विच के बाद सब्जेक्ट आया है और सब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हमने क्या यूज़ किया? विच का। दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, यह वही किताब है जो मैंने दिया था, मैंने दिया था। तो यहाँ पर बताओ दैट क्या है? बोलो, या वही किताब है जो मैंने दिया था। किताब क्या है? नॉन लिविंग है कि नहीं? बोलो, नॉन लिविंग है ना। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो दैट होगा प्यारे साथी, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होगा। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वही लड़का है जो मेरे दोस्त के साथ खेल रहा है। तो प्यारे साथी यहाँ पर मैंने बताया ना कि ये पर्सन के लिए यूज होता है, हु, हुज और हुम, ये तीन याद रखना। हु, हुज और हुम, इनके साथ सदैव कोई पर्सन आएगा या एनिमल आएगा। अगर बात करें विच नॉन लिविंग के लिए यूज होगा, और अगर बात करें दैट, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होगा। और ये किसी भी सेंटेंस के बीच में आएंगे और सेंटेंस को क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। ये देखो जोड़ ही तो रहा है, दिस इज द बुक। अगर बात करें दिस इज द बुक, ये एक सेंटेंस है कि नहीं? यह किताब है। फिर उसके बाद कहता है दैट वॉज, अब दैट के बाद क्या आई है? वर्ब आई है। तो सिंपल सी बात है, दैट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ? इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और प्रोनाउन भी है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, ऐसा प्रोनाउन जो किसी प्रश्न पूछने के लिए काम करे, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अगर बात करें व्हाट, हुम, हुज, हाउ, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो। तो हु यहाँ पर क्या है? हु यहाँ पर क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड है। क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हुम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो, तुम किसे चाहते हो, बताओ, तुम किसे चाहते हो, कमेंट करके बताओ। तो प्यारे साथी यहाँ पर जो हुम आया है, हु आया है, ये हमारा क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको 10 टाइप्स के प्रोनाउन बता दिए हैं कि आखिर 10 टाइप्स का प्रोनाउन क्या होता है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन्हें कमेंट बॉक्स में आपको सारे साथियों को बताना है। जैसे मैंने कहा दिस बुक, ठीक है, दिस बुक, ओके, दिस बुक इज माइन, अंडरलाइन वर्ड को बताना है, ठीक है। मैंने कहा राम, रमेश, रमेश, ठीक है, रमेश हैज डन हिमसेल्फ द वर्क, ठीक है। अगला है यू योरसेल्फ गिव मी आ पेन, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला है मेरे साथी, ठीक है, अगला है सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन अंडरलाइन वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर कौन कौन से प्रोनाउन गिवन है। जैसे दिस,
ठीक है, दिस तो प्रोनाउन हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। माइन को आपको बताना है, यहाँ पर आपको हिमसेल्फ को बताना है, यहाँ पर योरसेल्फ को बताना है और सी को बताना है। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि किस टाइप्स के प्रोनाउन यूज हुए हैं, इसमें कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसमें आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। तो आंसर करके मुझे बताना है, आंसर करना है इसका क्या होगा। तो ये रही आज की क्लास। बेसिक्स आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रोनाउंस का यूज क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ये बेसिक्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद।